चलिए तो अब बात करने वाले हैं अपन चैप्टर 2 के बारे में। तो चैप्टर 2 के अंदर मैंने आपको बताया था जैसे कि स्टार्टिंग में कि चैप्टर 1 इज अबाउट इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 इज अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो अपन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट हो गया अपना एडवाइजरी बॉडी, दूसरा पार्ट हो गया एनालिटिकल बॉडी और थर्ड पार्ट हो गया अपना एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब देखिए एनालिटिकल बॉडी भी फर्दर डिवाइडेड है, एडवाइजरी बॉडी भी फर्दर डिवाइडेड है और एग्जीक्यूटिव बॉडी भी। तो एडवाइजरी बॉडी को यदि हम डिवाइड करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी, ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी। नेक्स्ट इज सीडीएल। सीडीएल का फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी व्हिच इज सिचुएटेड इन कोलकाता। डीसीएल ड्रग्स कंट्रोल लेबोरेटरी इन एवरी स्टेट, हर एक स्टेट में होता है। गवर्नमेंट एनालिस्ट, ये तीन चीजें। और उसका बाद आता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ड्रग इंस्पेक्टर, कस्टम कलेक्टर, लाइसेंसिंग एंड कंट्रोल अथॉरिटी। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सेक्शंस बताने वाला हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, याद रखिए। यहाँ है सेक्शन 20 और 33F और फिर यहाँ सेक्शन 21 और सेक्शन 33G। अब देखिए आपको यहाँ क्या याद रखना है कि जो सेक्शन 21 है इसके अंदर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग, और जो हमारा 33F है इसके अंदर आयुर्वेदिक सिद्धा यूनानी सिस्टम मेडिसिन के अकॉर्डिंग। सेम यहाँ पे 33G एएसयू सिस्धा यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग। Government analyst when appointed under Drugs and Cosmetic Act, he is appointed according to section 20. ठीक। Government analyst when appointed under Ayurvedic Siddha Unani system of medicine, he is appointed under section 33F. Same goes for drugs inspector, मतलब sorry drug inspector। 21 और 33G, आपको ये दोनों ये सेक्शंस हैं, आपको याद रखना है, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो अपन वापस आते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, अपनी एडवाइजरी बॉडी पे। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के अंदर देखिए इनकी जो टर्म होती है वो 3 इयर्स की होती है। ये 3 इयर्स की टर्म में सवाल पूछा जा सकता है, जैसे पूछा जाता है कि पीसीआई इज कंस्टिट्यूटेड इन एवरी 5 इयर्स। सबकी टर्म्स वगैरह आप जरूर याद रखें क्योंकि यहाँ पे हो सकता है आप 3 ईयर ना लगा के 5 ईयर लगाएं तो दिक्कत हो सकती है, याद रखिएगा 3 इयर्स। तो हमारे पास आ जाता है इलेक्टेड 5 मेंबर्स, नॉमिनेटेड 5 मेंबर्स एंड एक्स ऑफिशियो 8 मेंबर्स। एंड एज यूजुअल अपन सबसे पहले एक्स ऑफिशियो से स्टार्ट करेंगे। तो एक्स ऑफिशियो में फर्स्ट आते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। अभी तक आपको ये याद हो जाना चाहिए क्योंकि ये जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया एंड डीजीएचएस काफी सारे बोर्ड्स के अंदर है, ठीक है। इसके बाद आपको और याद रखना है जो इसके अंदर अनदर 5 है, उनमें से है एक डायरेक्टर ऑफ सीडीएल, डायरेक्टर ऑफ सीआरआई, CDL सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, CRI सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रेसिडेंट ऑफ PCI एंड प्रेसिडेंट ऑफ MCI, MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब देखिए कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे ये चीजें कहां सिचुएटेड है, CDL कोलकाता, CRI कसौली, I से IVRI हिजाब नगर, ठीक। इसको अपन मुक्तेश्वर भी कहते हैं, मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। CDRI लखनऊ, ठीक। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी, काफी अच्छी बात है। यहां से सवाल बन सकते हैं इन 4 में से, और भी होते हैं बता दिए जाएंगे। अब अपन आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स पे। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स मैंने फिर से 5 बताया है, 2 1 2 2 प्लस 2 प्लस 1। तो 2 क्या है, 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट, 1 पर्सन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, PH का मतलब यहाँ पे फार्मास्यूटिकल है, एंड 2 पर्सन फ्रॉम विच आर वर्किंग अंडर DCI, मतलब कहां से, तो वे लोग जो DCI के अंडर काम करते हैं उनमें से कोई 2 पर्सन, ठीक। ऊपर से आ जाते हैं वापस अपन इलेक्टेड जो कि 5 मेंबर्स हैं। इनमें से देखिए 2 टीचर होंगे, एक टीचर मेडिसिन के होंगे, दूसरे टीचर फार्मास्यूटिकल फार्मेसी बैकग्राउंड के होंगे, 1 फार्माकोलॉजिस्ट फ्रॉम ICMR, 1 पर्सन फ्रॉम IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, 1 पर्सन फ्रॉम IPA इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, ठीक। तो ये हो जाता है अपना ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। एंड व्हाट इट डज, इसका फंक्शन क्या है, तो एडवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स अराइजिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, ठीक। तो ये हो जाता है अपना ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। अगला आ जाता है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। इसके अंदर काफी सारे मेंबर होते हैं। देखिए 2 पर्सन विच आर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड एंड 1 पर्सन फ्रॉम ईच स्टेट, मतलब हर एक स्टेट में से एक पर्सन आएगा इस बोर्ड के अंदर, विच आर सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेटेड। अब ये क्या करते हैं, दीज एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ऑन द मैटर्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस नेशन। अब देखिए कुछ चीजें आपको याद रखनी है, जैसे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड 1941 के अंदर बना था। अगर 1941 ऑप्शन में नहीं है तो 1940 लगा दीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा है, ऐसा मत समझिएगा कि 2 साल में है, ऐसा है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर ऐसी दिक्कतें होती हैं।
तो यदि 1941 इज द राइट आंसर, यदि 1941 ना हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप 1940 का आंसर लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। एनालिटिकल बॉडी सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी। अब सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी का काम क्या होता है कि यदि ड्रग इंस्पेक्टर या फिर कस्टम कलेक्टर या फिर कोई और अथॉरिटेटिव पर्सन जो है यदि कोई सैंपल लाके देता है जिसकी हमें एक्चुअल वैल्यू जाननी है कि वो मिस ब्रांडेड, अडल्ट्रेटेड या सप्रीशियस या फिर ऐसा तो नहीं है जो कि मतलब इंडिया के अंदर प्रोहिबिटेड है, तो उसके केमिकल नेचर को जानने के लिए अपन सीडीएल में देते हैं, जिसके अंडर गवर्नमेंट एनालिस्ट काम करता है, जिसमें और गवर्नमेंट एनालिस्ट आपको रिपोर्ट बना के देता है, वो रिपोर्ट आपको सबमिट करनी होती है। तो सीडीएल का काम बस इतना ही है कि यदि सैंपल आता है तो उस पर टेस्ट करें, एनालिसिस करें, उसकी एक रिपोर्ट बनाए। रिपोर्ट कौन बनाता है? गवर्नमेंट एनालिस्ट, और उसे वापस ड्रग इंस्पेक्टर, कस्टम कलेक्टर को एक कॉपी एटलीस्ट जरूर सेंड करें, एक कॉपी अपने पास रखें, एक कॉपी कोर्ट के पास पहुंचाएं यदि कोर्ट का केस है तो। ठीक, अब देखिए इसके बाद सीडीएल के बाद अपना आता है डीसीएल, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी इन स्टेट। तो क्या होता है कि एक्चुअली में ड्रग कंट्रोल एंड लेबोरेटरी जो है इन स्टेट, उन्हें हमें तो देखिए क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी हर एक स्टेट के अंदर एटलीस्ट एक स्पेसिफाइड हो, जो कि बनी हुई हो, ताकि यदि कोई कॉमन कंज्यूमर है, जैसे कि हम हैं, आप हैं, एक कॉमन कंज्यूमर है, यदि वो अपने खरीदे हुए प्रोडक्ट की जांच करवाना चाहते हैं, इफ ही वांट्स टू टेस्टिफाई, फिर टेस्ट या फिर एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे कि वो जो साहब हैं, जो मतलब कंज्यूमर हैं, वो क्या करते हैं कि फॉर्म 14A भरते हैं। ये क्या होता है? ये एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन फॉर व्हाट? एप्लीकेशन to request analysis of the product purchased by the person from drugs कंट्रोल लेबोरेटरी, एंड जो रिपोर्ट उनको मिलती है वो फॉर्म 14B की फॉर्म में मिल जाती है उन्हें। फॉर्म 14B में उन्हें क्या मिलता है? उन्हें रिपोर्ट मिलता है। तो ये है ड्रग्स कंट्रोल तो ये है ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी का काम। इसके बाद अपन आ जाते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट पे। मैंने दो बातें आपको बहुत जरूरी यहाँ बता रखी हैं। इसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट सीडीएल के अंदर काम करते हैं या फिर ड्रग लेबोरेटरीज के अंदर, और यदि उनको कोई सैंपल मिलता है तो दे फाइनलाइज अ रिपोर्ट एंड टेस्ट और एनालाइज द सैंपल। चलिए तो अब बात कर लेते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में। ड्रग इंस्पेक्टर हमारा एनालिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर आता है। एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर तो ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है? ड्यूटीज, उसके पावर्स, अगर वो इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो उनका प्रोसीजर क्या है इंस्पेक्शन करने का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। तो सबसे पहले क्वालिफिकेशन मैं आपको बताऊं कि उनको क्या करना होता है कि ही मस्ट बी ए ग्रेजुएट, ही और शी मस्ट बी ए ग्रेजुएट इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और मेडिसिन। ठीक, he must have specialization in clinical pharmacology और equivalent subject भी हो सकता है, most probably microbiology यूज करते हैं, और भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। और ये है पॉइंट नंबर 3, 18 months of experience in manufacture, import और at least any one drug in schedule C। अब देखिए शेड्यूल सी के बारे में जब हम जानेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि शेड्यूल सी क्या होता है, कि उसमें हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के द्वारा जो बनाए हुए ड्रग होते हैं उनका इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह पे ध्यान देते हैं। तो क्या होता है कि ये दो अलग अलग पॉइंट्स हैं। मैन्युफैक्चरिंग मैंने एक ही में लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट दोनों ही चीजों के एटलीस्ट 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसके मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है कि 18 मंथ ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो शेड्यूल सी में जो आते हैं ड्रग, फॉर एग्जाम्पल आप इंसुलिन ले सकते हैं, तो जो वो ड्रग आते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग और इंपोर्ट जो है हमारे ड्रग इंस्पेक्टर को एटलीस्ट 18 मंथ का एक्सपीरियंस उसमें होना चाहिए। ठीक, अब पावर्स ऑफ डीआई की बात कर लें तो इसको मैं ऐसे याद करता हूँ, ISES। वैसे इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे समझाने के लिए बस यहाँ लिख दिया है। पहला है इंस्पेक्शन, दूसरा है टेक सैंपल, तीसरा एग्जामिन, चौथा है सर्च। तो सर्च क्या करेंगे? उन व्हीकल्स को सर्च करेंगे जिसके अंदर सस्पिशन होता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ गलत जा रहा है इन फॉर्म ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक। एग्जामिन करना, क्या एग्जामिन करना? प्रेमिसेस के अंदर जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उसको एग्जामिन करना होता है। टेक सैंपल, सैंपल क्या? तो ये है मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रेमिसेस होती है, जहां पे सेल, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उस प्रेमिसेस से सैंपल लेना इनका काम है। इंस्पेक्ट, मैन्युफैक्चरिंग, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन जहां पे हो रहा है वहां के इंस्पेक्शन, वहां के प्रेमिसेस का इंस्पेक्शन करना, तो वो इनके पावर्स हैं। इसी के साथ साथ कुछ आती हैं इनकी ड्यूटीज। अब देखिए मैंने यहाँ पे इंपोर्ट क्यों नहीं लिखा, मतलब मैंने मैन्युफैक्चरिंग, सेल और वो लिखा, डिस्ट्रीब्यूशन लिखा, लेकिन मैंने इंपोर्ट नहीं लिखा। देखिए जो इंपोर्ट का काम है वो कस्टम कलेक्टर के अंदर आता है। मैंने यहाँ लिख रखा है, कस्टम कलेक्टर डिटेन्स द पैकेज फ्रॉम द इंपोर्ट। अगर उसे ऐसा लगता है कि इंपोर्ट में ऐसी कुछ इलीगल चीजें हो रही हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक से रिलेटेड, तो वो पैकेज को इंपोर्ट करने के बाद डिटेन कर सकता है। तो ये जो पावर्स होती हैं कस्टम कलेक्टर के पास होती हैं, जो कि कस्टम फ्रंटियर्स पे होते हैं। डिफरेंट कस्टम फ्रंटियर्स हमने पढ़े थे।
मैं आपको याद दिलाऊं तो जैसे कि अपन अगर नेपाल से कुछ मंगा रहे हैं तो रक्सौल उसका कस्टम फ्रंटियर है। यदि हम बांग्लादेश से, यदि हम पाकिस्तान से मंगा रहे हैं तो उसका फिरोजपुर और अमृतसर है। यदि आप एयर से ला रहे हैं तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, ये अहमदाबाद, ये जो जगह हुए यहाँ पे आप इंपोर्ट का कस्टम वो हो गया। इसके अलावा यदि आप सी की बात करें तो चेन्नई हो गया, हमारा कोचीन हो गया, और भी कई सारे हैं, वहां मुंबई हो गया। इन सारी जगहों पे कस्टम फ्रंटियर बने हुए हैं। चलिए तो अपन ड्यूटीज पे दोबारा आते हैं। तो ड्यूटीज में देखिए दो तरीके की ड्यूटीज होती हैं, एक होती है सेल्स रिलेटेड, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स रिलेटेड जो भी इनकी ड्यूटीज बनती है, तो देखिए सबसे पहला यही है कि इंस्पेक्शन होगा एटलीस्ट ट्वाइस है ये, एंड चेक द लाइसेंस एंड सेंड सैंपल्स फॉर द एनालिसिस के लिए सैंपल दें। अगर कोई कुछ इन्वेस्टिगेट करेंगे, यदि किसी प्रकार का कंप्लेन है रिलेटेड उससे, तो वो कंप्लेन करेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग में जाके देखते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये सेल है, ठीक। इसमें कुछ चीजें, कुछ पॉइंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हैं, तो ये मैन्युफैक्चरिंग का मेन पॉइंट है। तो यदि जो आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर गए हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहां पे टेक्निकल स्टाफ होगा। उस टेक्निकल स्टाफ की क्वालिफिकेशंस को चेक करना डीआई के अंडर आता है। कौन से मेथड से और कौन सी जगह पे, मतलब इन सैनिटरी कंडीशन में तो नहीं स्टोरेज हो रही है। जैसे अपन एसेप्टिक एरिया के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, तो वो सब चीजें भी हमारा डीआई चेक करता है। एंड वॉच आउट फॉर द टेस्ट एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्रग। जो भी टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं, स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है, तो कहीं उसमें ऐसी घुसपैठ ना हो रही हो, मतलब ऐसा कोई किसी तरीके का स्कैम ना हो रहा हो हमारे रिजल्ट से रिलेटेड। जो भी रिजल्ट आ रहे हैं टेस्ट के, स्टैंडर्डाइजेशन के जो हम करते हैं, वो एटलीस्ट सही हो, थ्रू द पॉइंट हो, तो वो सारी चीजें ड्यूटीज बन जाती हैं हमारे ड्रग इंस्पेक्टर की, जो हमें चेक करता है। अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताया, टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेन। अब इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेन करना है तो एक प्रोसीजर होगा उसका इंस्पेक्शन करने का। अब वो प्रोसीजर क्या है कि इनिशियली देखिए जो हमारे डीआई साहब हैं वो सैंपल लेते हैं। यदि वो सैंपल लेते हैं, इफ इट टेक्स अ सैंपल ही पेज, वो पे करते हैं सैंपल के पैसे। और यदि वो सीज कर रहे हैं, यदि वो प्रॉपर सस्पेक्शन के अंदर सीज कर रहे हैं, तो वो पे नहीं करते हैं, ही डजंट पे। ये उसके बदले वो क्या करते हैं, एक रिसिप्ट बनाते हैं, रिसिप्ट फॉर्म 16 जिसे कहते हैं। तो देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया फॉर्म 16। तो फॉर्म 16 में एक रिसिप्ट बनाते हैं, वो रिसिप्ट वो ओनर को देते हैं। उसमें क्या होता है, उस रिसिप्ट के अंदर चीजें नेसेसरी है, उसके अंदर वो फिल करते हैं। फिर क्या होता है कि देखिए ये तो हुआ। अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारे ओनर साहब हैं वो फॉर्म नंबर 17 फिल करते हैं। इसमें वो ये बताते हैं कि ये हमारी कस्टडी, मतलब हमारी जो भी जगह है जहां पे मतलब ये चीज हो रही थी, इंपोर्ट का जो प्रेमिसेस वगैरह है, तो वहां पे हम फॉर्म्स, वहां पे हम मौजूद थे और हमारी निगरानी में ये सब सामान हमारे यहाँ से उठाया गया, तो वो सब चीजें फॉर्म साइन होती है। अब देखिए ये जो दोनों है फॉर्म 16 और 17, इसके दोनों के 4-4 कॉपीज बनते हैं। ये 4-4 कॉपीज साइन किए जाते हैं। इनमें से एक कॉपी ओनर के पास होती है जिसने फॉर्म 17 भरा था, एक कोर्ट के अंदर जाती है, एक एनालिस्ट के पास रहती है, क्योंकि आप सैंपल भेजते हैं तो एनालिस्ट के पास रहती है, एक डीआई या फिर उसके वेरेंटर के पास रहती है, मतलब जिसने वारंट दिया है सर्च वगैरह का, उससे रिलेटेड। तो ये 4 कॉपीज हमारी हैं, वो होती हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये 4 कॉपीज जब जिस जिन जगहों पे जानी होती है चली जाती है, तो उसके बाद जो भी इनके मतलब दिक्कतें होती हैं, मतलब जो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, मतलब इन मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेल में, तो यदि उसमें जुडिशियल कस्टडी होनी होती है या फिर जुडिशियल ट्रायल होना होता है, तो वो होता है। इस तरीके से इंस्पेक्शन कंप्लीट होता है। तो अब अपन आ गए हैं चैप्टर 3 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, जिसके अंदर अपन को पढ़ना है इंपोर्ट ऑफ ड्रग के बारे में। अब वो सारी चीजें जो कि इंपोर्ट से रिलेटेड, अभी कुछ देर पहले मैंने ये कस्टम फ्रंटियर्स के नाम भी मैंने आपको लिए थे। तो सबसे पहले इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक को हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें जो आपको लाइसेंस मिलता है वो 3 इयर्स का मिलता है। आपको ये टर्म याद रखनी है, 3 इयर्स के लिए। इससे पहले ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की जो मेंबरशिप टर्म थी वो भी 3 इयर्स थी, याद रखना है आपको। देखिए कुछ ऐसे लाइसेंस मिलते हैं जिनकी टर्म एक्सटेंडेड होती है लाइसेंस की, जैसे कि 20A, 20B या 20F या D के अंदर जो, मतलब ये मैं आपको फॉर्म नंबर बता रहा हूँ। ये जो फॉर्म्स हैं इनमें जो आपको लाइसेंस मिलता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। इनमें जो लाइसेंस मिलता है वो 5 इयर्स के लिए मिलता है, ठीक। तो अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए अगर आपको रिन्यूअल कराना है इस लाइसेंस का, अगर रिन्यूअल कराना है तो एटलीस्ट 3 मंथ प्रियर आपको फिल करना होता है एक्सपायरी से। इसको मतलब आप रिन्यूअल कराएंगे तो एक्सपायरी डेट से 3 मंथ पहले आप रिन्यूअल की जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म है, वो आप उसे फिल करेंगे। अब देखिए परमिटेड प्लेसेस फॉर इंपोर्ट, इसी को अपन कस्टम फ्रंटियर कहते हैं इन पॉइजन एक्ट, ठीक है। तो पॉइजन एक्ट भी मैंने पढ़ा रखा है, देख लीजिएगा। बाई एयर अगर मैं बात करूं तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली। तो यहाँ आपको हैदराबाद और अहमदाबाद ही एक्स्ट्रा याद करना है, बाकी तो ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं। ये जो 3 हैं इनके बगल में सी या फिर ओशियन है, न्यू दिल्ली के बगल में नहीं है। तो 3 मेट्रोपॉलिटन सिटीज और कोचीन और कांडला भी आप कह सकते हैं। तो ये जो आपके 4 हो गए, ये सी से रिलेटेड हो गए। बाई रोड की अगर मैं बात करूं तो रक्सौल इन बिहार में रक्सौल है, वहां पे
नेपाल से आए हुए चीजों को इंपोर्ट किया जाता है, मतलब ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक को। अब रेल की बात करें तो फिरोजपुर एंड अमृतसर फ्रॉम पाकिस्तान एंड रोहाघाट एंड बनगांव फॉर बांग्लादेश। तो ये जो चार मैंने आपको स्टेशन के नाम बताए, ये वाया रेल परमिटेड है। अब इसका देखिए क्लासेस ऑफ ड्रग्स दैट आर प्रोहिबिटेड। कैसे क्लास ऑफ ड्रग प्रोहिबिटेड है, किस चीज से? अपन इंपोर्ट को पढ़ रहे हैं तो इंपोर्ट से जो चीजें प्रोहिबिटेड है वो। तो पहला हो जाता है एक्सपायर्ड ड्रग्स। एक्सपायर्ड ड्रग को आपको इंपोर्ट नहीं करना है। मिस ब्रांडेड एडल्ट्रेटेड या सप्रीसियस ड्रग का इंपोर्ट आपको नहीं करना है। ड्रग विथ नो क्लेम थेरेपेटिक वैल्यू, मतलब आप वो ड्रग तो है लेकिन उसकी कोई थेरेपेटिक वैल्यू नहीं है, मतलब वो किसी चीज को डायग्नोस, ट्रीट, क्योर या मिटिगेट नहीं करता है, ऐसा चीज। इफ इट क्लेम्स टू क्योर डिजीजेस इन शेड्यूल जे। देखिए शेड्यूल जे में मैंने आपको क्या पढ़ा रखा है कि शेड्यूल जे मीन्स जानलेवा। आपने यदि अभी तक भी यदि शेड्यूल की निमोनिक्स वाली या फिर नॉन निमोनिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिल जाएगी। मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ, उसे देख जरूर लीजिएगा। तो शेड्यूल जे जानलेवा, जैसे एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारी चीजें। पेटेंटेड मेडिसिन का आप मतलब इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ऑथराइज परमिशन नहीं मिलती है आपको। ड्रग लाइकली टू कॉज रिस्क टू द हेल्थ, मतलब जिसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है या फिर मतलब ऐसी चीजें जो कि आपके हेल्थ को बहुत ज्यादा डिग्रेड कर सकती है। वो किसी ना किसी चीज को सही कर रही होगी, बिल्कुल सही बात है। आप उसे तभी ले रहे हैं जब उसका कोई थेरेपेटिक वैल्यू है और आपको उस थेरेपेटिक वैल्यू की जरूरत है। लेकिन यदि अगर रिस्क कॉज कर सकती है एट अ मास लेवल, वो चीजों को दी जा रही है और रिस्क कॉज कर सकती है, तो उसका भी आपको इंपोर्ट नहीं करना है। और लास्टली इफ इट कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, लगभग हर एक के साथ ऐसा होता है, मतलब हर एक एक्ट के साथ ऐसा होता है कि यदि आप प्रोविजन को कॉन्ट्रावेन करेंगे, कॉन्ट्रावेन मतलब प्रोविजन के हिसाब से नहीं चलेंगे, इफ यू डोंट फॉलो द प्रोविजंस, तो भी आपको उस ड्रग को इंपोर्ट नहीं करना है। अब देखिए इसके बेसिस पे आपको ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज मिलती हैं। तो पहला ऑफेंस हो जाता है यदि आप इलीगली इंपोर्ट करने के बाद पकड़े जाते हैं तो फर्स्ट टाइम आपको 5000 रुपीज तक का फाइन और 6 मंथ तक की सजा, और जो सेकंड टाइम है आपको 10,000 रुपीज तक का फाइन और 1 ईयर तक की सजा, या 6 and 6 months 1y is equal to 1 year if it violates adulterated, misbranded या सप्रीसियस ड्रग कैटेगरी। अब इसके बारे में अपन कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन 9 के अंदर, सेक्शन 9A के अंदर, ठीक। सेक्शन 9B, ये जो तीन ऐसे सेक्शन है हमारे 9, 9A, 9B, इससे अंदर जो भी सेक्शन के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई है, यदि उन चीजों को वायलेट करते हैं आप, कैसे? अडल्ट्रेटेड, मिसब्रांडेड या सप्रीसियस ड्रग वाली कैटेगरी के अंदर, तो आप जब फर्स्ट टाइम के लिए वैसे करते हुए पाए जाएंगे तो आपको 5,000 रुपीज तक का फाइन और 3 years तक की जेल। और ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले में 6 मंथ तक की जेल थी, यहाँ 3 years तक की जेल है। और अगर आप सेकंड टाइम करते हुए पाए जाते हैं सेम चीज, तो 10,000 रुपए तक का फाइन और अप टू 6 years ऑफ जेल हो सकती है आपको। तो ये था हमारा ऑफेंसेस एंड पेनल्टी।